अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पे चर्चा जरा करा लो, जरा बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ लो। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। कि हमको 5 साल नहीं केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो बिहार के लिए आज का दिन चुनाव के लिहाज से बहुत खास दिन है, जब पूरे महागठबंधन ने ऐलान कर दिया कि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। और यह एक ऐसी चाल है जिसने पूरे एनडीए कुनबे की सियासी चाल को बिगाड़ दिया है। यह दीगर बात है कि महागठबंधन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा गठबंधन की एका और तालमेल का ऐलान किया तो आखिरी में जाकर के यह सवाल भी उठा कि वो मीडिया जो अब तक महागठबंधन के टूटने बिखरने ध्वस्त हो जाने पर प्राइम टाइम करता था, वो अब सीएम फेस एनडीए का कौन है और उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं की और उनके लिए बिहार का एजेंडा क्या है, क्या यही मीडिया ये सवाल पूछेगा। लेकिन महागठबंधन की तरफ से आज हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने केंद्र की, दिल्ली की, अमित शाह की रणनीति को इतनी बड़ी चुनौती पेश कर दी है कि भाजपा और उसके सहयोगी गठबंधन, और जब मैं सहयोगी कर रहा हूं तो जेडीयू को सहयोगी में मान रहा हूं, क्योंकि अमित शाह का वो बयान तो आपको याद होगा कि जब उनसे इस बार पूछा गया कि आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे तो कैसे जलेबी बनाकर उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद तय होगा। चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अमित शाह के इस बयान की तुलना इस बात से भी की जा रही है कि 2020 में जब यही अमित शाह उन्हीं नीतीश कुमार जी के पार्टी जेडीयू के साथ तालमेल और गठबंधन बनाकर चुनाव में गए थे, तो अक्टूबर 2020 में यानी चुनाव के काफी पहले ही वो मीडिया में साफ तौर पर कहते थे कि सीएम नीतीश कुमार होंगे, और इतना ही नहीं, वो यहां तक कहते थे कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा भी आ गई तो भी सीएम नीतीश कुमार होंगे। सुनिए। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। ऐसे में अब यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया महागठबंधन ने, जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा था कि वो तालमेल नहीं बना पा रहे, कांग्रेस नहीं मान रही कि तेजस्वी जी का चेहरा हो, मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं, भाकपा माले और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच अब साझा लड़ाई के ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ज्यादा उम्मीदवार उतार रहे हैं। कितनी खबरें उतारी, लेकिन आज सबने एकजुटता का एक पैगाम दिया। पैगाम केवल इस बात का नहीं कि सीएम फेस तेजस्वी होंगे, पैगाम इस बात का भी कि क्या नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदे करने की पूरी तैयारी अमित शाह की है। इसका संकेत खुद अशोक गहलोत जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने भी कर दिया और बाद में तेजस्वी प्रसाद ने भी किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात यह भी थी कि महागठबंधन ने अपना रोड मैप, अपना विजन डॉक्यूमेंट, अपना एजेंडा पूरे बिहार के सामने रख दिया और चुनौती दे दी कि एनडीए का एजेंडा क्या है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हर एक गठबंधन के सहयोगी को, चाहे वो आईपी गुप्ता हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले हो, चाहे कांग्रेस और आरजेडी हो, गठबंधन के सभी दलों ने अपील की, साझेपन की, घोषणा की और ऐलान किया कि बिहार को बचाने के लिए, देश और संविधान में लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने के लिए हम एक हुए हैं। इन सभी गठबंधन के सहयोगियों के बोलने के बाद इस बात का एक क्रांतिकारी ऐलान 2025 के चुनाव में पहली बार हुआ जब अशोक गहलोत बोलना शुरू करते हैं। अशोक गहलोत ने कई घोषणाएं एक साथ की।
पहली और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। अशोक गहलोत के इस ऐलान के साथ ही उन्होंने और भी कई ऐलान किए कि जरा आप ये एनडीए वाले बताएं कि क्या नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे कि नहीं। और गौर से अशोक गहलोत को सुनिएगा, उन्होंने एनडीए की उस भाषाई जलेबी की साजिश को भी पर्दाफाश कर दिया जिसमें एनडीए और जेडीयू दोनों के नेता ये कहते हुए सुनाई देते थे कि हम नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा यह चेहरे पर चुनाव लड़ने का सवाल नहीं है, ये बताओ कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने एक दूसरा बहुत बड़ा ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और वो ऐलान ये था कि मुकेश सहनी यानी निषाद केवट मल्लाह बिंद यानी उस अति पिछड़ा समुदाय का एक बेटा, सन ऑफ मल्लाह अपने को कहने वाला, जमीन से उठ करके अपनी पहचान बनाने वाला मुकेश सहनी का नाम उसे घोषित किया कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे और साथ ही कई और वंचित, शोषित, हाशिए के समाज के लोग और भी डिप्टी सीएम बनेंगे। और इस चाल से महागठबंधन ने अपनी महारणनीति का ऐलान कर दिया। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। तो अशोक गहलोत को जब आप सुन रहे थे तो उस रणनीति को आप सुन रहे थे कि कैसे उन्होंने ये कहा कि अब हमने एक रणनीति बनाई है और इस रणनीति में एक साझापन शामिल है। और इसके बाद बारी थी तेजस्वी प्रसाद यादव की। और आज तेजस्वी प्रसाद ने अपने छोटे से वक्तव्य में पूरे बिहार के अपने एजेंडे को, अपने रोड मैप को, अपने ब्लूप्रिंट को अपने ही मुद्दे पर केंद्रित कर दिया। और तेजस्वी प्रसाद ने एक मजे हुए राजनेता की तरह अनुभवी, परिपक्व और बेहद संवेदनशील छवि के साथ अपनी बात को रखना शुरू किया। और शुरुआत में ही पूरी विनम्रता से तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई सीएम फेस हमें महागठबंधन के सारे दलों ने घोषित कर दिया, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारे लिए फेस के चेहरे को हम बेताब नहीं थे, हम बेताब हैं बिहार के भविष्य के लिए। कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं।
इस विनम्रता से तेजस्वी ने अपनी बात शुरू की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमने तो ज्वाइंट पीसी कर ली, अब एनडीए ज्वाइंट पीसी कब करेगा, एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। और ये सवाल जो अब तक आप महागठबंधन की तरफ दाग रहे थे, अब ये सवाल को जरा एनडीए की तरफ दागिए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर चर्चा जरा करा लो, जरा बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ लो। और फिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने अशोक गहलोत की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इन्होंने यही किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो शिवसेना को तोड़ा, नोटबंदी से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जो जुटा है उससे पूरे देश के हर जिले में पार्टी कार्यालय बनाने के बाद, ये तेजस्वी यादव की बात नहीं है, ये मेरी बात है, कि उतना सब करने के बाद जो विधायक और पार्टी तोड़ने और खरीदने के लिए पैसा बीजेपी इस्तेमाल करती है, तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को एक मॉडल बनाया और एकनाथ शिंदे के चेहरे को आगे कर दिया। और आपको याद होगा पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको हटा करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और उप मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस को। फिर चुनाव में गए और चुनाव में एकनाथ शिंदे को भीतर से इतना खोखला कर दिया कि वो तो स्वास्थ्य उनका ठीक है, उम्र अभी है, तो वो मंत्री बन करके नीचे वाली सीएम के नीचे वाली कुर्सी पर बैठ गए। और सीएम कौन बना? देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस का नागपुर का कार्यकर्ता। यानी बीजेपी ने ऑपरेशन एकनाथ शिंदे जो किया था, कहीं वो नीतीश जी के साथ तो नहीं करने वाले हैं। और तेजस्वी ने यही नहीं कहा, तेजस्वी प्रसाद ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले कुछ जेडीयू के नेता जो बीजेपी की गिरफ्त में पूरी जेडीयू को गिरवी रख चुके हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी एकनाथ शिंदे करके पूरी तरह खत्म कर देगी, वो पार्टी भी खत्म कर देगी। मगर एक बिहारी होने के नाते हमें कसक रहेगी कि हम इस चीज का कैसे सामना करें। सुनिए तेजस्वी को। और आप देख लीजिए जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए। यानी अब तेजस्वी प्रसाद और महागठबंधन ने वो तुरुप का इत्का चल दिया है जिसमें बीजेपी और एनडीए कुनबा अब इसे खारिज नहीं कर पाएगा, अब इससे बच नहीं पाएगा। भले ही भाषण देने के लिए प्रायोजित तरीके से मंच सजा करके, चाहे नरेंद्र मोदी बोले, चाहे अमित शाह बोले, चाहे योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे तमाम लोगों को एजेंडे पर लगाया जाए, गिरिराज सिंह या कोई भी भाषण दे नफरत का, लेकिन सवाल तो लोग पूछ देंगे, जनता पूछ देगी, भाई आपका सीएम फेस कौन है? नीतीश जी हैं? नीतीश जी हैं कि नहीं? चेहरा नहीं, सीएम फेस। इस बात पर बीजेपी और एनडीए को घेर दिया तेजस्वी ने। लेकिन तेजस्वी प्रसाद ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उन्होंने एजेंडा सेट किया। जैसे भ्रष्टाचार के बाद न्याय, लॉ एंड ऑर्डर, घूसखोरी, इसको शुरू में अपनी बात कहते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि 70,000 करोड़ के घोटाले से लेकर के अफसरशाही की गिरफ्त में पूरा बिहार चला गया। न्याय मिलने की बजाय पटना से लेकर के सीएम आवास वाले इलाके से लेकर हमारे इलाके में दिन दहाड़े गोली चल रही है। कितने हजार हत्याएं पिछले 20 साल में हो चुकी हैं। अपहरण का उद्योग शुरू हो गया और खुलेआम गोली चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कैग की रिपोर्ट कर रही है 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, वहीं सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि चूहा पुल खा गया और चूहा दारू पी गया, चूहा हॉस्पिटल खा गया। सुनिए तेजस्वी यादव की कैसे वो बिहार सरकार पर निशाना लगाते हुए मुद्दों की बात करना शुरू करते हैं। लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे ज्यादा कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, या उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। और यहाँ अपराध चरम सीमा पर है, 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई।
कितने बड़े से बड़ी घटनाएं हुए बिहार में, सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृह कांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, चूहा पुल गिरा देता है काट के, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। और यहीं से तेजस्वी यादव ने वो सवाल भी पूछा कि अब एनडीए वाले बताएं कि उनका रोड मैप क्या है, वो अपनी नाकामी को बताएं, अपने आगे के एजेंडे को बताएं, जैसे हम बता रहे हैं। उन्होंने यहां तक अपनी बातचीत में कहा कि तेजस्वी ने जो कहा उसकी नकल कर लेते हैं वो लोग। हमने कहा पेंशन देंगे तो पेंशन शुरू कर दी, हमने कहा कि बिजली फ्री करेंगे 200 यूनिट तो उन्होंने 150 यूनिट फ्री कर दी, हमने यहां तक कहा कि डोमिसाइल लागू होगा तो उन्होंने भी डोमिसाइल की बात कर दी, हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे तो उन्होंने युवा आयोग की बात करनी शुरू कर दी, हम माई बहन की योजना के तहत हम उनको जब आर्थिक सहयोग देना चाह रहे थे तो उन्होंने 10,000 रुपए एक बार घूस देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यहां तक कहा कि हम नौकरी की बात करते हैं, 5 लाख नौकरी हम सरकार में थे तब दी, आज ये क्या कर रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं। संविदा कर्मियों से लेकर जीविका दीदी को हम परमानेंट कर रहे हैं, सैलरी बढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जरा इसकी बात बताएं, विजन बताएं कि उनका विजन क्या है। सुनिए तेजस्वी यादव ने कैसे एजेंडा सेट कर दिया कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इस सरकार के पास देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं, हम लोग यहां आए लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग 95 भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए तो ये 1100 करते हैं, हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 1,200 यूनिट फ्री में देने लगते हैं, हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं, हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की, हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं, हमने माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देकर, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल, चाहे वो उनके सहयोगी गठबंधन के लोग हों, ईडी हो, सीबीआई हो या एनडीए का सीएम कौन होगा ये भी बता दें, और सांप्रदायिक ताकतों को हम रोकेंगे, दंगा नहीं होने देंगे, नफरत और बांटने वाली, समाज में जहर बोने वाली जो बातें हैं, चाहे वो जात के नाम पर हो, चाहे वो मजहब के नाम पर हो, हम इससे बिहार को बचाएंगे। और बिहार को बचाने के साथ पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली बात करते हुए हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे। ये देखिए कि कैसे बिहार के एजेंडे पर, बिहार के विजन को एक सीएम फेस ने सामने रखा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दे तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जंगल राज वाले उस नैरेटिव का जवाब भी दिया जिस पर पूरी बीजेपी हमलावर है। कल्पना करके देखिए, 20 साल जो बीजेपी लगभग 20 साल सरकार में रही हो जेडीयू के साथ, जो 12 साल से सरकार में केंद्र में हो, वो 20 साल पहले के 15 साल को याद करके लालू प्रसाद का डर दिखाकर जंगल राज का डर दिखाती है। अरे भाई 20 साल तो आपका रह गया और आपने भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर पर इन पर जवाब दिया नहीं। तो तेजस्वी यादव ने यहां तक घोषणा कर दी कि तेजस्वी भी, अगर कोई मेरी परछाई भी लॉ एंड ऑर्डर की कहीं कोई गलती करता दिखेगा, कोई करप्शन करता दिखेगा, हम अपनी परछाई को भी नहीं बख्शेंगे। ये मीडिया के द्वारा बनाया हुआ परसेप्शन है, हम नया बिहार, विकसित बिहार बनाएंगे। और ये ऐलान बीजेपी के तमाम नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। सुनिए तेजस्वी को। जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए, बच्चियों को पीएम में बलात्कार कर देता है लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटे तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। वो जंगल राज नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। हर जिले में लगातार अपराध है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां डेली अपराध ना होता हो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह मेरा संकल्प है, और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद ने अपने वक्तव्य के आखिरी हिस्से में अमित शाह को घेरते हुए यहां तक कह दिया कि कुछ दिन पहले आए तो थे, कह रहे थे कि जमीन नहीं है बिहार में, इसलिए फैक्ट्री नहीं है। और तेजस्वी यादव ने एक स्लोगन रेस करते हुए कहा कि फैक्ट्री देंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहेंगे बिहार में। तो बिहार का नौजवान इस बात को समझता है। और तेजस्वी यादव को सुनते हुए जरा आप समझिएगा, युवाओं के लिए वो कह रहे हैं कि हम एक एजुकेशन हब बनाएंगे, कोटा और दिल्ली उन्हें न जाना पड़े, मजदूरों के लिए
पलायन रुके तो हमने अपने सरकार में मिल चलाई, हम फैक्ट्री खोल कर दिखाएंगे। जमीन नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं, हम इस तमाम झूठ का पर्दाफाश करेंगे। हमने 17 महीने की सरकार में भी किया, हम फिर करेंगे। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्तव्य को खत्म करते हुए तेजस्वी ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाले अपने पुराने एजेंडे पर फिर से एक लकीर लगाते हुए मुहर मार दी। सुने तेजस्वी को। बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, भाजपा के लोगों ने मना कर दिया, एनडीए के लोगों ने मना कर दिया कि बिहार में कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, कोई उद्योग नहीं लगाएंगे। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, एसईजेड, आईटी पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ही नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं? यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते। तो बिहार की जनता को तय करना है। और हम लोगों ने लगातार पूरे दिनों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे जहां जो लोग नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो ये वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण था जो केंद्रीय मीडिया, टीवी मीडिया दिल्ली में बैठकर नहीं दिखाएगा, जो घोड़सवारी कर रहा है पटना में आकर, जो जंगल राज की कहानियां खोज रहा है लालू प्रसाद का डर दिखाने के लिए, लेकिन बिहार के एजेंडे पर बात नहीं कर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ाई और नौकरी की बात की। 20 साल उन्हें दिया, 20 महीने हमें देकर देखना। हर एक घर को जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, हम एक नौकरी देंगे। हमने बिहार में फैक्ट्री खोलने का वादा किया, हमारे पास यूथ हब बनाने का, जीविका दीदी से लेकर के संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का, बिजली पानी से लेकर के जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का, नया विजन, नया बिहार। प्लस जाति जनगणना करा करके हमने आरक्षण की सीमा को 65% किया, ईडब्ल्यूएस जोड़ करके 75% किया, उसको 9th शेड्यूल में डालने की कोशिश की। बताए बीजेपी और एनडीए कि उन्होंने इस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। अब आप कल्पना करिए कि बिहार तो राजनीतिक और सामाजिक चेतना के लिहाज से बहुत सजग है। वो तो सवाल पूछेगा ना कि नीतीश बाबू, जेडीयू और बीजेपी वालों, ये आरक्षण खत्म करने का ये जो कहते हैं लोग, ये क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब क्या देंगे? यानी एजेंडे पर बात की और उसी एजेंडे के संकेत को शुरुआत में जैसे कहा था, आखिर में आकर के दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल जवाब के सेशन में भी बात कही। पहले तो अशोक गहलोत ने उस सवाल का जवाब दिया कि सीएम फेस का कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था, सीएम फेस तो यही थे। फिर तेजस्वी प्रसाद ने यहाँ तक कहा कि ये मीडिया वालों प्राइम टाइम चलेगा कि नहीं, आखिरी में चलेगा कि नहीं, जरा ये भी बताना। फिर मीडिया की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि आपके यहाँ तो फ्रेंडली फाइट का नौबत आ गई, और इसका बेहद गंभीर, बेहद सजग और बहुत सटीक जवाब देते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम तो कैलकुलेशन ऐसा करते हैं कि रुझान जिधर ज़्यादा है वही जीतेगा। अभी तो बहुत वक्त है, हम हो सकता है कि अपने उन तमाम कैंडिडेट को वापस ले लें, और नहीं वापस लेने की डेट बची होगी तो हम ऐसी रणनीति बना देंगे कि वहाँ की लड़ाई सीधे 1-to-1 हो जाएगी। आज भी विड्रॉल चल रहा है, ठीक है, 243 सीट है और पूरे बिहार में पूरी एकता के साथ लड़ेंगे। मैं तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का छात्र रहा हूँ और हम जानते हैं कि अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरी एकता के साथ इस बात का चुनाव है और ये एकता के साथ हम लोग सरकार को बदल देंगे इस चुनाव में। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो तय हो गई है कि अब बिहार सवाल करेगा एनडीए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं से। सीएम फेस कौन, एनडीए का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, और बिहार केंद्रित विजन डॉक्यूमेंट कहां है? ऐसे में बिहार का चुनाव आज से अब एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ता दिखेगा। ये एक नया फेज है बिहार के इलेक्शन में, और इस फेज से कल से जब देखिएगा सड़क पर कैंपेन शुरू होगा तो जनता किसके साथ है, लेकिन टीवी उनके साथ नहीं होगी, मीडिया उनके साथ नहीं होगी। तो बिना टीवी और मीडिया के महागठबंधन लड़ रहा होगा और पूरा अरबों रुपया झोंक करके, टेलीविजन चैनलों को झोंक करके और हर तरह के अनैतिक काम को करते हुए एनडीए कुनबा आएगा। और इसी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने कई जगह तो चुनाव लूटे हैं, फिर बीजेपी बिहार लूटने की कोशिश करेगी। बिहार लूटेगा नहीं, बिहार जवाब देगा।
आपका इस पूरी बातचीत पर क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।